इन्होंने ड्रामा ये किया है कि 16 अरब रुपए का तकसीम आप देख लें तो इन्होंने एडीपी का हुजूम बढ़ाया है 1 खरब 7 अरब रुपए। इनके पास 16 अरब रुपए थे। 80% ऑनगोइंग स्कीमों पे अगर आप दे दें स्कीम पे तो इनके पास 4 अरब बचते हैं। 4 अरब तकसीम करना था। 4 अरब की बजाय इन्होंने लगभग 50 अरब रुपए की स्कीम्स अंदर एडीपी कागज़ में रखी। अब बाकी पैसा कहाँ से आएगा? अगर इसको ज़रूर दे दो, तकरीबन 9 साल का बजट इन्होंने पहली एडीपी में दे दिया। ये पैसे कहाँ से आएगा? गिलगित में सबसे ज़्यादा क्राइसिस इस वक्त पानी और बिजली का है। बिजली का यह एक प्रोजेक्ट ये गिलगित सिटी में रखते, वो हैंजल की बात करते हैं। हैंजल पीपल्स पार्टी के दौर से, बल्कि उससे भी पहले कागजू में था। PC1 बना पीपल्स पार्टी के दौर में, हफीज़ साहब के आखिरी दौर में इसका टेंडर भी हुआ। तो ये कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो ऑनगोइंग होते हैं, वो चलते जाते। इस इलेक्शन में जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देख लिया, सिर्फ मैंने नहीं, पूरी इंटरनेशनल, नेशनल, लोकल मीडिया, आप सब ने देख लिया उसका जो हशर किया, जीती हुई सीट को किस तरह, वो भी करके पोस्टल इजाफी पेपर। हम एक उम्मीद लेके हमने धरने भी मौखर कर दिए। हम चाहते हैं ये इलाका पुरअमन रहे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IMN, मैं हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का बजट पेश हुआ, मंजूर हुआ, अपोजिशन की धरना हुआ और उसके बाद अपोजिशन ने इजलास के अंदर हल्ला गुल्ला किया, बाइकाट किया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ साबिक डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमील अहमद मौजूद हैं। इसी हवाले से बात करते हैं। जमील साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि बजट तो बड़ा बैलेंस है, आपको क्यों ज़्यादा एतराज़ात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित बल्तिस्तान का बजट जो है वो 3 किस्म का बजट होता है। एक वो प्रोजेक्ट जो फेडरल से PSTP के थ्रू आते हैं। दूसरा वो गिलगित बल्तिस्तान को वफाकी हुकूमत देती है एक सर्टन अमाउंट ग्रांट इन एड के शक्ल में। तीसरा होता है नॉन डेवलपमेंट बजट। सही। आप इसको मुआवजा करें तो जो लोकल गिलगित बल्तिस्तान को बजट मिला था वो 16 अरब रुपए मिला है। मुआवजा हम पिछली हुकूमत से करते हैं, नून लीग से। वो क्योंकि नून लीग पीपल्स पार्टी के दौर में ये शुरू हुआ था, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते 16 अरब रुपए का आ गया। सही। यहाँ इन्होंने किया है ड्रामा। 16 अरब रुपए इनके पास आए थे और फार्मूला ये बनाया कि 80% ऑनगोइंग स्कीम, यानी पिछली स्कीमें जो कंटिन्यू वो चलती रहती है, साबिका हमारे दौर की स्कीमें उस हुकूमत ने न की, अभी पिछली हुकूमत की स्कीमें जो 2006 से भी आप ADP निकाल के देखें, कुछ स्कीमें चल रही हैं। तो 80% हमारे दौर में भी, नून लीग के दौर में भी और अभी इनके दौर में भी फार्मूला यह था कि 80% देंगे ऑनगोइंग स्कीम पे और 20% न्यू स्कीम। इन्होंने ड्रामा ये किया है कि 16 अरब रुपए का तकसीम आप देख लें तो इन्होंने ADP का हुजूम बढ़ाया है 1 खरब 7 अरब रुपए। इनके पास 16 अरब रुपए थे। 80% ऑनगोइंग स्कीमों पे अगर आप दे दें स्कीम पे तो इनके पास 4 अरब बचते हैं। 4 अरब तकसीम करना था। 4 अरब की बजाय इन्होंने लगभग 50 अरब रुपए की स्कीम्स अंदर ADP कागज़ में रखी। अब बाकी पैसा कहाँ से आएगा? अगर इसको ज़रूर दे दो, तकरीबन 9 साल का बजट इन्होंने पहली ADP में दे दिया। ये पैसे कहाँ से आएगा? अगले साल भी 16 अरब आने, चलो 1 अरब 2 अरब बहुत कोशिश के बाद बढ़ा देंगे, ये होना है। दूसरा, एक जो 16 अरब रुपए की डिस्ट्रीब्यूशन ये थी कि उसका फार्मूला ये था कि GB लेवल पे ये बजट आता है इस्लामाबाद से ग्रांट इन एड की शक्ल में। GB पे कोई ज़रूरी स्कीम हो, कोई ज़रूरी प्रोजेक्ट हो, उसको यानी GB लेवल पे रखते हैं। बाकी पैसा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है बेस्ड ऑन पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज तकसीम करने की बजाय अपने जो अपोजिशन का क्लेम यह है कि अपने मेंबरान के हलकों में वो स्कीम रखी, अपोजिशन को इसमें बिल्कुल वाइट वॉश कर दिया। ठीक। तो एक तो यह है कि भाई आपने डमी स्कीम ही रखनी थी क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं था। अगर कागज़ का पेट ही भरना था तो अपोजिशन को भी रखते। कल अगर आपकी स्कीम अगर हो जाए, आपके प्रोजेक्ट, तो वो भी हो जाते। कोई क़यामत नहीं आई। अपोजिशन के हल्के भी गिलगित बल्तिस्तान के ही लोग रहते हैं, वो कहीं
यानी वो चांद से या कहीं और से आए हुए नहीं है। डमी प्रोजेक्ट है, सिर्फ कागज में है तो अपोजिशन को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना। वो तो ठीक है, कागज तकलीफ में ये है कि वो तो कागज में है ना। 16 अरब रुपए आपको मिला है, ठीक है। 107 अरब रुपए आप कैसे रख सकते हैं? वो तो कागज बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ। वो एडीपी बता रही है, एडीपी का हुजूम बता रहा है। ये ड्रामा किया। अपोजिशन का ये था कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में उनके इलाकों में भी स्कीम रखते। कोई मुझे लोकल एडीपी का प्रोजेक्ट दिखाए। गिलगित जो कैपिटल है, गिलगित शहर है, बड़ा वाविला करते हैं हमने स्कीम, मुझे बताए कौन सी रखी। ये जो ग्रेटर वाटर स्कीम सकवार से लगी गिलगित सुनो ना, ये प्रोजेक्ट था जीडीए ने बनाया था। इसमें हमने भी बड़ा वर्क किया हफीज़ुर रहमान के दौर से, हमारे दौर से, फिर हफीज़ुर रहमान के दौर से। अभी 4.5 अरब रुपए की स्कीम बना के पीएसडीपी भेज दिया था। पीएसडीपी ने तो इसको रिजेक्ट किया। पीएसडीपी से रिजेक्ट होने के बाद ये एडीपी में लाके 100 अरब रुपए रखा है, यानी 106 अरब जो टोटल। हाँ, 1 अरब रखा है, 100 में 1 अरब रुपए रखा है। और 1 अरब रुपए गिलगित सिटी और मिनोर और सकवर रखा है। ये तो 2.5 अरब रुपए, 4 अरब रुपए की स्कीम थी, वो कहाँ गई? इन्होंने लोकल एडीपी से रखा है। मैंने नहीं कहा, इनके पास 16 अरब थे, उसको 1 खरब बनाया, तो ये स्कीम कैसे हो जाएगी? इसी तरह इस तरह के बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है जो मेरे ख्याल में इनकी कंप्लीशन हो ही नहीं सकती है, क्योंकि 100 अरब रुपए, 107 अरब रुपए, उसका एलोकेशन भी चाहिए ना, पैसा चाहिए। अब मेरे जेब में 100 रुपये हैं, मैंने 100 रुपये खर्च करने हैं ना। आपसे मैं उधार लाता हूँ 400 रुपये, 500 हो गए तो 400 आपको देने हैं ना। तो ये कहाँ से लाएंगे? ये कहाँ से लाएंगे? पीएसडीपी के प्रोजेक्ट अलग है, उनके लिए अलग लोकेशन होती है। दूसरा, गिलगित में सबसे ज़्यादा क्राइसिस इस वक्त पानी और बिजली का है। बिजली का यह एक प्रोजेक्ट ये गिलगित सिटी में रखते, वो हैंजल की बात करते हैं। हैंजल पीपल्स पार्टी के दौर से, बल्कि उससे भी पहले कागजू में था, PC1 बना पीपल्स पार्टी के दौर में, हफीज साहब के आखिरी दौर में इसका टेंडर भी हुआ। तो ये कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो ऑनगोइंग होते, वो चलते जाते। KIU बनाते ये 100 मेगावाट का बनाते। गिलगित शॉर्टेज इतनी है, ये सारे गोश्त स्कीमें रखी है, तो उसमें ये भी रख लेते, PSDP में रख लेते। तो इसको कागजी बजट का है, चले उसके ऊपर आते हैं। लेकिन ये तो बताएं कि नॉन डेवलपमेंट बजट तो बढ़ाया ना, ये क्रेडिट देंगे आप इनको? यार, नॉन डेवलपमेंट बजट बिल्कुल बढ़ा है। हम उसमें यह कहते हैं कि नॉन डेवलपमेंट बजट 35 अरब से आपने 51 तक गए हैं गालिबन। 10 अरब रुपये, 8-9 अरब रुपये और बढ़ा दी। क्या मुलाजिम की तनख्वाह बढ़ा दी? पूरे 3 साल में वफाकी हुकूमत ने इस बजट में 10% जो वफाक दे बढ़ा दी, वो इधर बढ़ा। उस 10 अरब रुपए से ये कम से कम ग्रेड 1 से लेके 16 तक कुछ तनख्वाहें बढ़ाते। ये 10 अरब कहाँ खर्च करेंगे? लग्जरी गाड़ियों में खर्च करेंगे, कहाँ करेंगे? बड़े बड़े मकानात खर्च करेंगे। हम भी ये सवाल पूछते हैं, ये 10 अरब कहाँ खर्च करेंगे? अगर तनख्वाह बढ़ाते या कोई जिस तरह पीपल्स पार्टी ने मुलाजमतें क्रिएट कर किए, या मुलाजमतें उस पर बढ़ाते। ये तो मुझे लगता है कि ये जो एक जफरमोश फौज तैयार कर रहे हैं कैबिनेट के, 33 की असम्बली है। सुनने में यह आ रहा है कि अभी जो 10 कोऑर्डिनेटर का इन्होंने जो समरी भेजी है CM साहब ने, गालिबन गवर्नर साहब ने उसको अप्रूवल भी दे दी है। यह भी मिलाओ तो तकरीबन गालिबन 37 के करीब, 33 की असम्बली, 37 की कैबिनेट। जमील तो मेरे ख्याल में उनकी तनख्वाह, उनकी सैलरी, उनकी गाड़ियों के लिए 10 अरब रुपए। तो क्या बुरा है अगर पॉलिटिकल पार्टीज, इनकी भी बड़ी मजबूरी होती है, इनके भी वर्कर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, अगर इनको अकोमोडेट किया जाता है किसी न किसी सूरत में, चाहे कोऑर्डिनेटर, चीफ कोऑर्डिनेटर, जो भी नाम दे दें, तो ये अच्छी रीत नहीं है, ये बुरी रीत है। देखो, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक सर्टन, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का आइन है, वहाँ भी पॉलिटिकल लोग है, वहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि कैबिनेट जो है 11.5 है या 11 है। ये कैबिनेट का हिस्सा होंगे? कौन? जो कि इन्होंने पोर्टफोलियो दिया है, जो इन्होंने बनाया स्पेशल असिस्टेंट, पोर्टफोलियो दिया तो वो हिस्सा ही हो गया ना। अभी कोऑर्डिनेटर को भी अगर पोर्टफोलियो देंगे तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है ना, ये पॉलिटिकल सिस्टम में कैबिनेट के अंडर आते हैं। ये 11% है। 11% को अगर आप निकालें तो सिर्फ 4 मिनिस्टर बन सकते हैं, 2 एडवाइज़र स्पेशल एम्पावरमेंट ऑर्डर में है, और मेरे ख्याल में 2 स्पेशल असिस्टेंट हैं। इन्होंने उज़रा की तादाद बढ़ा दी, फिर पार्लिमानी सेक्रेटरीज बना दिए,
फिर जो है अभी बनाने वाली चीज़ है ये, उस पर बात ही नहीं करते हैं। पूरी असम्बली या तो स्पीकर साहब, पता नहीं, मुझे नहीं पता वो इतने कमज़ोर है या सीएम से डिक्टेशन लेते हैं, मुझे नहीं पता। बनाने वाली चीज़ जो कानून कहता है, रूल ऑफ बिजनेस एंड प्रोसीजर असेंबली का कहता है, वहाँ स्टैंडिंग कमेटीज़ के चेयरमैन बनने हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ बननी है, पूरे असेंबली का बिजनेस उनके थ्रू होता है। वो तो बना नहीं रहे, आगे बनेंगे नहीं, वो तो बनेंगे लामाला, लेकिन अब बना नहीं रहे हैं। इसलिए नहीं बना रहे हैं, हुकूमत के जितने मेम्बरान थे, जो गालिबन मेरा ख्याल है उन सबको मिनिस्टर, एडवाइज़र और पार्लिमानी सेक्रेटरीज बना दिया। तो अब इनको ये जो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी के बनाने के लिए कोई बच नहीं गया, तो वो अपोजिशन से होंगे। वो एक फार्मूला के तहत होते हैं, इतने गवर्नमेंट इतने अपोजिशन के, वो सारे शायद अपोजिशन से बनेंगे और बिजनेस जो होगा उसके थ्रू जाता है असम्बली में। तो शायद इसलिए खौफ की वजह से नहीं बनाते हैं। सही। आप सबके एतमाद से जलाल होम सॉल्यूशंस लाए गिलगित बल्तिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी ऑफर। एकता 7 जुलाई, इंटरनेशनल, टर्किश, इजिप्शियन, ईरानियन कारपेट्स और खूबसूरत रग्स, नेशनल और बेमिसाल लोकल हैंडमेड कालीन, प्रीमियम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जिनमें नरम और मुलायम कुशन्स, शानदार पर्दे और इंतहा के बेडशीट्स। आपके लम्हों को खास बनाने के लिए इंडोर आउटडोर फर्नीचर्स, मायारी पुरकशिश बीन बैग्स। इन तमाम प्रोडक्ट्स पर पाएं 50% तक की सेल, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप रहें एक शाहाना लाइफस्टाइल के साथ। तो ये सुनहरा मौका जाया होने ना दें। याद रहे, जलाल होम सॉल्यूशंस की ये तारीखी सेल ऑफर सिर्फ जलाल होम सॉल्यूशंस की मेन ब्रांच नज़द गिलगित बल्तिस्तान असेंबली जुटियाल में ही ऑफर की जाएगी। तो आज ही विजिट करें। सही। अपोजिशन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर, अपोजिशन लीडर अमजद हुसैन, आप लोगों की पार्टी के सदर, उन्होंने लीड किया। उन्होंने कहा कि पानी बिजली सब बंद कर देंगे, पूरा गिलगित बल्तिस्तान जाम कर देंगे। वाकई में करेंगे? नहीं, हमारा पूरा अमन एहतजाज का हमारा हक है। हमने किया, कल असम्बली के बाहर पूरा अमन एहतजाज किया, एक पत्थर भी कहीं किसी को नहीं लगा। लेकिन पानी बंद करना पूरा बंद नहीं, पानी बंद करना है का जो अमजद साहब ने बात की है वो खुद मैं जाके लीड करूँगा। नहीं, उस सेंस में की है कि इनको होश आए कि उस इलाके में जहाँ गिलगित शहर में सारे हेडक्वार्टर है, यहाँ ना आपने कोई बिजली का प्रोजेक्ट रखा, ना पानी का रखा, इवन सेवरेज जो चल रहा था उसका भी पता नहीं है। 8 महीने हो गए हैं, वो भी एक टेंडर पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ था, 2 हफीज़ुर रहमान साहब के इनका होना था, उसके हट के अब हफीज़ुर रहमान साहब ने वो रोड बनवाया आपके सामने। पहले एक दफ़ा उसको खोद दिया, अब दूसरी दफ़ा आप गुजर रहे हैं उसको खोद दिया। उस वक़्त भी हम ये कह रहे थे हफीज़ुर रहमान साहब को, यार ऐसे प्रोजेक्ट लाओ। हम एहतजाज कर रहे थे जो इलाके के लिए हो, सिर्फ यानी अपना दिखाने के लिए। आज वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। ये बनाने वाले की गलती है प्रोजेक्ट या खोदने वाले की गलती है? ये तो पहले तो जो कैबिनेट है उसकी गलती है, उसके बाद प्लानिंग की गलती है, प्लानिंग डिवीज़न की गलती है, उसके बाद अभी खोदने वाले की गलती है। यानी पैसा ज़ाया हो रहा है। ये ठीक भी हो जाएगा। 60 करोड़ की 70 करोड़ रुपए उस पर लग गए थे। इसी तरह इन्होंने भी ऐसा किया। कोई गिलगित शहर के लिए जो कैपिटल है, कोई बिजली का मेगा प्रोजेक्ट दिखाए ना। वो मेडिकल कॉलेज तो यार पीपल्स पार्टी के दौर में वो कार्डिक सेंटर और उसका मेडिकल कॉलेज का एक झगड़ा भी चल रहा था। पीपल्स पार्टी ने उस कार्डिक सेंटर को बनाया जुटियाल में, उसका जगह मुख्तस करके PC1 भी बना के ड्राइंग डिज़ाइन का टेंडर भी उस दौर में हो चुका था और मेडिकल कॉलेज का फैसला किया कि यह सुल्तानाबाद में बने। तो कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं, ये पूरे GB के होते हैं, उसका क्रेडिट मैं ले लो। अब दियामर बादशाह डैम है, उसका क्रेडिट कौन लेगा? वो मुशर्रफ साहब के दौर से शुरू हुआ है, हमारे दौर में उसके कंपनसेशन पे हुई, नवाज शरीफ के दौर में हुई, अब आगे चल रहा है। वो नेशनल प्रोजेक्ट होते हैं, वो इनिशिएट कोई करता है, क्रेडिट उसको जाना चाहिए। सही। वापस से एहतजाज पे आते हैं। बहुत सारे इंक्लूडिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग मोहम्मद साहब ने भी शमूलियत की, लेकिन 2 जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे उन्होंने आपके बाइकाट में, वॉकआउट में हिस्सा नहीं लिया था, वो बैठे रहे थे। तो इनको आप कैसे देखते? मिले हुए हैं ये लोग? मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है, लेकिन चूंकि बाहर जो धरना था उधर मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा औरंगज़ेब साहब आए थे, वहाँ तकरीर भी की। असम्बली के अंदर जो हुआ वो बैठे नहीं बैठे इसका मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि वो काल मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से थी। ठीक। लीड बेशक पीपल्स पार्टी कर रही थी, अपोजिशन लीडर चूँकि पीपल्स पार्टी का सदर है वो लीड कर रहा था। उसमें जो है इवन हमारे हल्का 3 के
साबिक अपोजिशन लीडर भी आए हुए थे, तो ये मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ यामर से मुस्लिम लीग नून के अनवर साहब वो अंदर ही बैठे हुए थे और खातून जो पार्लियामेंटेरियन है वो भी बैठी हुई थी। खैर आगे चलते हैं। आपका जो केस हल्का 2 में आप और फतहुल्लाह के बीच था, वो टाई हो गया था, क्या हो गया था, अब वो किधर पहुंचा है? वो अभी इसमें मैं क्या कहूँ, ये सवाल इदारों पे है, ये सवाल जुडिशरी पे है, ये सवाल रियासत के इदारों पे है, ये सवाल हुकूमत पे है कि इस इलेक्शन में जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देख लिया। सिर्फ मैंने नहीं, पूरी इंटरनेशनल, नेशनल, लोकल मीडिया, आप सब ने देख लिया उसका जो हशर किया, जीती हुई सीट को किस तरह, वो भी करके पोस्टल इजाफी पेपर। हम एक उम्मीद लेके हमने धरने भी मौखर कर दिए, हम चाहते हैं ये इलाका पुरअमन रहे, मौखर करके अदालत गए, अदालत में ट्रिब्यूनल बना, जज साहब पे हमारा उसकी क्रेडिबिलिटी, उस पर इतराज़ नहीं है। जज साहब ये कहता है, ओपन कोर्ट में कहा मेरे पास बोझ ज़्यादा है दूसरे केसेस के, तो इसलिए ये तारीख लंबे देने की वजह ये थी। कानून में क्लियर कट लिखा हुआ है कि 120 दिन के अंदर फैसला आना चाहिए, अभी 8 महीने होने वाले हैं। तो अभी नेक्स्ट हमने एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक एप्लीकेशन भी दी है कि एक इजाफी ट्रिब्यूनल और कर दे ताकि ये केस इनका जल्दी। उसकी वजह यह है हमारा इलेक्शन वफाक के साथ हो गया, 3 इलेक्शन हो गए, हर इलेक्शन में यह बात हुई, और इस इलेक्शन में तो ओपन सब पूरी दुनिया में। अगर आइंदा भी वफाक के साथ इलेक्शन ना हो के अलग हो गया तो मुझे खदशा है कोई हादसा भी होगा। सही, इसलिए हम कहते हैं, इसलिए हम अदालत गए हैं, एक उम्मीद से गए हैं कि अदालत कानून के मुताबिक 120 दिन के अंदर फैसला देती, कि फैसला देना चाहिए था, चाहे फैसला जो भी आए वो बात की बात। वैसे आपने कहा था कि इस हल्के से जो केस आपका है इसका फैसला जल्दी होने के ज़्यादा चांसेस हैं, इसकी बहुत सारी वजूहत। एक वजह ये भी बताई थी कि चूँकि आप यहीं पे हैं तो फॉलो अप ज़्यादा करेंगे, तो वो बात भी शायद नहीं होगी। नहीं, फॉलो अप शायद भी जो एक प्रेशर बिल्ड होता है वो हम आज तक फॉलो कर रहे हैं। हम जज साहब के जब भी तारीख होती है जाते हैं, वो जज साहब ने ओपन कोर्ट में कह दिया कि भाई मेरे पास बहुत ज़्यादा है। हम यही कहते हैं कि एक अगर जज साहब खुद सुने, डे बाई डे सुने, हमें इतराज़ नहीं है। अगर जज साहब के पास ज़्यादा है, ये जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमीशन की बनती है, चीफ जस्टिस साहब को वो कंसल्टेशन करके एक और ट्रिब्यूनल बनाया जाए ताकि ये जो ग्रेवेंसेस है ना ये कानून के मुताबिक हल हो। ऐसा ना हो कि फिर लोग एहतजाज करें। आजकल आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं, हर बंदा यही कह रहा है कि मेरे वोट पे डाका ना मंजूर, तो यही 6-7 हज़ार लोगों का मैंडेट आप चुरा के आप कितना अदालत से तारीखें ले के बैठेंगे? फैसला तो आएगा। ठीक है, जीबी कौंसिल के इलेक्शन होंगे, होते हुए आपको नज़र आते हैं, आपने बाइकाट करना है, स्टैंड वही है? जीबी कौंसिल का इलेक्शन जो हमारा मौक़िफ़ है, गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली ने करारदाद की है अबूरी सूबे की, उसका वादा रियासत पाकिस्तान ने किया है, इमरान खान ने नहीं किया है। ये कहानी आपको पता है। रियासत पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को आइनी अबूरी सूबा देना चाह रही, और उसके लिए तमाम सियासी जमातों ने इस गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली में जितनी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, इवन PTI है, इवन आपका MWM है, JUI है, इन सब ने एक करारदाद की मुत्तफ़िका कि अबूरी आइनी सूबा बनाओ। वो अब ज़िम्मेदारी है रियासत की, कि रियासत को चाहिए जो वादा उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से पहली दफ़ा किए। पॉलिटिकल पार्टीज़ के तो मंशूर में पीपल्स पार्टी का 2018 का मंशूर है, उससे पहले जब हम छोटे थे तो पीपल्स पार्टी नारे लगा रही थी 5वां आइनी सूबा। ये तो पार्टियां चाहती है, अब जिम्मेदारी रियासत की है। इसके बावजूद हम अभी इमरान खान को नहीं कहेंगे। इसके बावजूद भी अगर इलेक्शन होते हैं तो पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़? वो तो उस वक्त देखेंगे, लेकिन अभी तक ना इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हुआ। हमने ये सुना है कि कोई अमेंडमेंट के लिए इन्होंने वो भेज दिया है वजारत कानून को। अब वजारत कानून के पास 2 चीज़ें हैं, एक अबूरी सूबे का ड्राफ्ट है, करारदाद है, एक ये है। अगर अबूरी सूबा बनता है तो कौंसिल का इलेक्शन नहीं होगा, अगर नहीं बनता है फिर कौंसिल का इलेक्शन होगा, लेकिन रियासत जो है वो ज़िम्मेदार होगी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की, क्योंकि यहाँ की असम्बली ने रियासत की ख्वाहिश पे करारदाद की है। और इस करारदाद के पास होने के बाद अभी कौमी असम्बली की ज़िम्मेदारी है, स्पीकर कौमी असम्बली को फ़ौरन जो अंदर एक स्टैंडिंग कमेटी होती है उस पे ये बिल ले जाए और ये बिल टेबल कर दे।
बहुत शुक्रिया जमील साहब, आप हमारे प्रोग्राम आए। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक से ज़रूर नवाजें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।